ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और इस चैप्टर को करते हैं शुरू। देखो यार, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो चैप्टर है ना, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये बारे में है एल्बर्ट आइंस्टाइन के। अब यार ऐसा कौन होगा जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ना सुना हो, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, है ना। अगर आपने एक इक्वेशन कभी पढ़ी हो E = mc², तो वो भी किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। लेकिन अब हमें ये समझना है थोड़ा सा कि चैप्टर का जो नाम है ना, वो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों नहीं पढ़ा? साइंटिफिक माइंड, जबकि वो तो साइंटिस्ट था, तो साइंटिफिक माइंड भी पढ़ सकता था। तो एक्चुअली इस चैप्टर में बताया गया है ये चीज़ कि साइंटिस्ट तो बहुत सारे लोग होते हैं और वो साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ, बहुत बड़े वैज्ञानिक होने के साथ साथ, वो क्या थे? वर्ल्ड पीस को चाहते थे। मतलब पूरे संसार से प्यार करते थे, सबके लिए चाहते थे कि शांति बनी रहे, और वो पॉलिटिक्स में भी आए, और वो ये चाहते थे हथियारों का यूज़ ना हो, और वो ये चाहते थे देश में, हर देश में शांति बनी रहे। तो मतलब वो एक पीस चाहते थे हमेशा। तो कहीं ना कहीं कि एक ऐसा माइंड जो कि साइंटिफिक होने के साथ साथ, एक तरफ उस आदमी को नोबेल प्राइज़ भी मिला उसकी सर्विसेज के लिए, जिस तरह की खोज उसने करी, जिस तरह की इन्वेंशंस उन्होंने की, और साथ के साथ वो मतलब हर चीज़ में, मतलब एज ए ह्यूमैनिटी भी उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। तो चलो यार अब शुरू करते हैं चैप्टर को। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 14 मार्च 1879 में उनका जन्म हुआ था जर्मन सिटी में, ठीक है, उल्म में, और विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस का मतलब जब वो पैदा हुए तो वो भी एक ऑर्डिनरी चाइल्ड के तरह थे। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ अलग सा दिख गया हो। जैसे हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मतलब कि ये कैसा बनेगा आगे चल के पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब जब वो पैदा हुए बिल्कुल ऑर्डिनरी बच्चे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। लेकिन जो उनकी जो मम्मी थी एल्बर्ट की, उसके लगता था कि यार जो मेरा लड़का है ना थोड़ा अलग सा है, अजीब सा है, क्रेजी है, थोड़ा फ्रीक है, पागल सा है कुछ बातों में। और उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि जो एल्बर्ट का जो सिर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। लगभग जब वो 2.5 साल के हो गए थे, जैसे जनरली बच्चा बोलना शुरू कर देता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा थोड़ा तुतला के बोलने लगता है, हकला के बोलने लगता है, लेकिन 2.5 साल की एज पे आते आते भी उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब वो बोलना उन्होंने शुरू किया तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। कुछ बच्चे होते हैं ना रिपीट करते हैं बात बात में। इनफैक्ट आपको मैं अगर एक सच से बात बताऊं, जैसे मेरी मदर भी बताती हैं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मेरी मदर मुझे हिंदी पढ़ाती थी। जैसे कल लिखा हुआ है तो मैं उसे पढ़ता था क और ल। जैसे जल लिखा हुआ है तो मैं उसे जल नहीं पढ़ता था, ऐसा मेरी मदर बताती है, मुझे तो याद नहीं है, तो मैं उसे पढ़ता था ज और ल। मतलब अकॉर्डिंग टू माय मदर जो भी वर्ड में पढ़ता था उसके बीच में और लगाता था। तो ये मेरा एक तरीका था उस टाइम पे जब मैं छोटा था। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे, किसी भी बात को जब बोलते थे तो वो 2 बार रिपीट करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग, ब्रदर बोरिंग। तो आइंस्टाइन जो थे वो बच्चों के साथ घुलते मिलते भी नहीं थे अच्छा सा। एक होता है ना बच्चा सोशल फ्रेंडली होता है, जल्दी से घुल मिल जाता है सब में, लेकिन वो बच्चों में नहीं घुल मिल पाते थे। और जो दूसरे उनके साथी थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, मतलब किसी को भी उनकी कंपनी, उनका साथ पसंद नहीं था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसलिए ये जो बच्चा था यानी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, ये बेचारा अकेला ही खुद से खुद खेलता था मच ऑफ द टाइम, अपने ज़्यादातर टाइम में। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और उसे मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। अब यार मैकेनिकल टॉयज़ क्या होता है? मैकेनिकल टॉयज़ होते हैं कि ऐसे खिलौने जिसमें कुछ मैकेनिज्म हो, ठीक है, जैसे मूविंग कार, कुछ इस तरह की जिसमें कुछ मैकेनिज्म। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखो कि जो आगे चल के जो साइंटिस्ट बनने वाला है उसमें शुरू से ही क्यूरियोसिटी थी। अगर आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन देखी, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें जो आमिर खान है वो दूसरे लोगों को बताता है, वो कहता है कि मेरा पैशन है, मशीन से मुझे प्यार है, मैं इंजीनियर कोई ऐसी इंजीनियर नहीं हूँ डिग्री वाला, खाली फर्जी डिग्री ले ली। उसे जो भी मशीन मिलती है उसे खोलने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो कीड़ा था। तो ऐसे ही जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके अंदर मतलब शुरू से ये थी, चीज़ों को जानने की इच्छा थी, मैकेनिकल टॉयज़ उन्हें बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब उन्होंने अपनी छोटी बहन
आई जब दुनिया में, जब उन्होंने अपनी छोटी बहन माजा को देखा, तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ये पूछा अपनी मम्मी से, ये कहा कि मम्मी इसके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब इसके पैर, अगर ये इस दुनिया में आई है तो चीज़ें जो चल के आती हैं उनके तो व्हील्स होते हैं, मतलब पहिए होते हैं। तो देखो, हालांकि है तो ये वाली बात बड़ी अजीब सी, लेकिन इस तरह की बात वही तो बच्चा करेगा जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जिसके अंदर कुछ चीज़ों को समझने की कैपेसिटी होगी। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब देखो यार, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा, जो लोग ना पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा अच्छे नहीं होते या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, स्कूल वगैरह उनके टैलेंट को पहचान नहीं पाते। तो हेडमास्टर ने, स्कूल के हेडमास्टर ने एक बार उनके पापा को ये वाली बात बताई कि भाई साहब कुछ भी करवा लो अपने लड़के से, ये इसका ना हो ना कुछ भी, ठीक है, इसे तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, इससे तो भाई साहब दुकान करवा दो, इसमें पैसे लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ये तो आग लगा देगा आपके पैसों में, है ना। इस तरह की बात इंडिया में करते हैं। तो वहाँ पे उसके टीचर ने ये वाली बात बताई उसके पापा को, भाई साहब कुछ भी दिलवा दो, कोई सब्जेक्ट दिलवा दो, इसकी बस की ना है कुछ भी। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब जो आइंस्टाइन थे, जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू कर दिया। देखा होगा आपने वायलिन मोहब्बतें मूवी में शाहरुख खान की आई थी ना, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हो न जाए। चलो भैया बहुत हो गया गाना इंग्लिश बाबा। तो मोहब्बतें मूवी का मैं गाना गा रहा था, उसमें वो क्या करता है, वो वायलिन बजाता है, ठीक है। तो जो आइंस्टाइन थे उन्होंने 6 साल की उम्र में वायलिन सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि ये वायलिन बजाए। हो सकता है उसकी सेटिंग वेटिंग कराना चाहती हो मम्मी कि भैया वायलिन सीख लेगा तो कुछ हो जाएगी, है ना। तो और लास्ट में वो एमेचर वायलिनिस्ट बन भी गया। एमेचर का मतलब समझ लो यार, देखो एमेचर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बाबा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ प्रोफेशनली, तो ये मेरा काम है, इससे मुझे 2 पैसे मिलते हैं, तो ये मैं प्रोफेशनल हूँ। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ऐसी गाने गाने लगूँ जो कि मैं बीच बीच में गाता हूँ, तो मैं अरिजीत नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन पाऊंगा, मैं हूँ एमेचर सिंगर। मतलब एक आदमी जब किसी चीज़ के लिए, एमेचर वर्ड का यूज़ होता है वो उस चीज़ के लिए जो वो अपने बस शौकिया करता है, ठीक है। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरे जीवन भर, ये नहीं है कि बस वो बचपन में ही बजाते थे वायलिन, पूरे जीवन भर, ठीक है, वो इन्वेंशंस वगैरह करते रहे, डिस्कवरी करते रहे, लेकिन अपने इस स्किल को उन्होंने बनाए रखा। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. लेकिन वो कोई ख़राब बच्चा नहीं था पढ़ाई में। जब वो हाई स्कूल में गए म्यूनिक में, जहाँ पे उनकी जो फैमिली थी, जब वो 15 महीने के थे, यानी कि 1 साल 3 महीने की, तो उनकी फैमिली ने शिफ्ट कर लिया था म्यूनिक में। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में उनके अच्छे नंबर आए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। अब देखो रेजिमेंटेशन क्या होता है, रेजिमेंटेशन होते हैं स्कूल के कानून कायदे, स्कूल के जो नियम होते हैं बड़े, तो उस स्कूल के जो बड़े जो कानून थे, जो लॉज थे, जो नियम थे, वो बड़े सख्त थे, उसके खिलाफ रहते थे ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, और इस वजह से उनकी कई बार टीचर के साथ झड़प होती थी, मतलब आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और जब वो 15 साल के हुए, उन्हें इतना ख़राब लगने लगा उस स्कूल के अंदर, मतलब उन्हें इतना बुरा लगने लगा कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। जिस साल उन्होंने, यानी 15 साल की एज में जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, तो जब 1 साल पहले, यानी जब वो 14 साल के थे, 1 साल पहले ही उनकी जो फैमिली थे, उनके मम्मी पापा वगैरह, उन लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था, और वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, मिलान में शिफ्ट हो गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। काफ़ी टाइम डिस्कस होने के बाद घर में उनकी इस वाली बात को मान लिया गया कि, क्योंकि आइंस्टीन क्या चाहते थे, वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, कंटिन्यू करना चाहते थे, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते थे, विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। अब यार लिबरल का मतलब समझो, जब वो म्यूनिक में थे ना, तो म्यूनिक में क्या था, बहुत ज़्यादा नियम कानून कायदे थे, यहाँ मत करो, उससे बात मत करो, उस लड़की के पास क्यों बैठे थे, उस लड़की से नोटबुक क्यों ले ली, है ना, जैसे हमारे स्कूल वाले टीचर करते थे, लड़कियों से कॉपी मत लेना, लड़कों से ही ले मतलब 50 तरह की बातें। तो वो जो जगह थी स्विट्ज़रलैंड जो थी, वो वहाँ पे लिबरल का मतलब वहाँ पे आ रहा है मस्त रहो यार, घूमो जिसके साथ घूमने का मन कर रहा है ना।
मस्त रहो। तो जो लिबरल था मतलब उन्हें वहाँ पे पसंद आया। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। अब आइंस्टाइन जो थे मैथमेटिक्स में भाई साहब बहुत ज़बरदस्त थे, फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त थे, और स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख जाएंगे। बट साइंटिस्ट वॉज नॉट द ओनली बट साइंस wasn't the only thing that appealed to dashing young men with walrus mustache। अब लेकिन साइंस ही एक अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आता था। देखो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, डैशिंग यंग मैन। डैशिंग यंग मैन का मतलब जब वो बड़े हुए तो बड़े हैंडसम लगते थे, हो सकता है लड़कियाँ मरती हों उन पर, ठीक है। विद द वॉलरस मुस्टैच मतलब है, देखो आपको इस फोटो में उनकी मूंछ दिखाई दे रही होंगी, तो मूंछ का ये वाला स्टाइल, जैसे आपने देखा होगा दाढ़ी रखते हैं अमिताभ बच्चन वाली, उसे कहते हैं फ्रेंच कट, तो हो सकता है ये वाली इस तरह की जो मूंछ थी, इस तरह की मूंछों को कहा जाता हो वॉलरस मुस्टाच, ठीक है। चलो यार हम आगे चलते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be clever creature। ओए होए होए होए, अब भाई साहब लड़का कॉलेज पहुंच गया तो दिल तो लगना ही था, है ना, तभी तो गया स्विट्ज़रलैंड। मम्मी मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज दो, मैं हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ। ले बेटे जा तू हायर स्टडीज़ के लिए लगा लिया भाई साहब ने दिल। तो उन्हें वहाँ पे एक स्पेशल इंटरेस्ट मिल जाता है एक लड़की के अंदर, मतलब मिलेवा एक नाम की लड़की थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा क्लेवर लगती है। क्लेवर का मतलब ही फाउंड हर इंटेलेक्चुअली कंपेटेबल विद हिम, ठीक है। मतलब क्योंकि यार जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना ज़्यादा सोचते हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई पार्टनर ढूंढते हैं। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। ये जो अब देखो यंग सर्ब यानी कि ये जो लड़की है, जैसे हम यार इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम हो गए इंडियन, तो ये जो लड़की थी जिस पे दिल आया भाई साहब का हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो सर्बिया की थी, उस कंट्री की थी, तो इसलिए उसके लिए लगा हुआ है सर्ब। वो स्विट्ज़रलैंड क्या करने आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में वो वहाँ डिग्री लेने आई थी, क्योंकि यूरोप की क्योंकि ये वाली जो यूनिवर्सिटी थी ये एक ऐसी डिग्रीज थी जो विमेन को यानी औरतों को भी डिग्री देती थी। इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, उस टाइम पे हालात बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थी, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हों जो केवल लड़कों को ही डिग्री देती हों या उनकी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देती हों, शायद। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। अब देखो आइंस्टाइन को उसके अंदर एलाई का मतलब होता है फ्रेंड, उसके अंदर एक दोस्त दिखता था अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया यार फिलिस्तीन्स का मतलब समझो। फिलिस्तीन का मतलब है ऐसे लोग जो आर्ट, लव और ये थिएटर, ड्रामा, वायलिन, म्यूजिक वगैरह इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो लेकिन आइंस्टाइन कैसा इंसान था, एक तरफ बहुत इंटेलेक्चुअल भी था, मैथ्स भी उसे पसंद था, फिजिक्स भी पसंद था, बाद में चल के साइंटिस्ट भी बना, लेकिन उसे म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से आइंस्टाइन की अपने घर वालों से कम बनती थी। हो सकता है उसके घर वाले कहते होंगे यार अब ये गाने बजाने में ही रहोगे भाई साहब, कुछ कर लो, कुछ नौकरी पेशे पर लग जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये ही सोच इस लड़की की थी जिसके साथ उसका दिल लग गया था भाई साहब का, अपने का मिलेवा के साथ। तो क्योंकि वो भी ये सोचती थी कि काम के साथ ये फन भी जरूरी है। द कपल फेल इन लव, ओए होए होए होए, ये तो होना ही था। और ये जो दोनों कपल थे अपने भाई साहब एल्बर्ट जी, आइंस्टाइन जी और मिलेवा को प्यार हो गया दोनों को, मैं तो पहले ही समझ गया था। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब ये लाइन बताती है हमें कि अभी भी ऐसे लेटर्स थे, मतलब ऐसे लेटर जिसमें ये वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते थे, और क्योंकि दोनों साइंस फील्ड के थे तो दोनों अपने लव लेटर में भी साइंस डालते थे। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि साइंस में लव लेटर कैसे लिखते होंगे। हो सकता है एल्बर्ट लिखते होंगे, डियर मिलेवा, जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो 500 वोल्ट का करंट लग जाता है और ऐसा लगता है कि मानो पूरी शरीर में, तन बदन में रेजिस्टेंस दौड़ रहा हो, और ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा हो। रॉट आइंस्टाइन, देखो आइंस्टाइन ने क्या लिखा था एक लेटर में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब वो कहते हैं, देखो एक तरफ लव लेटर लिख रहा है और लव लेटर में क्या किस तरह से लिख रहे हैं कि कितना अच्छा मौका होगा, कितना हम दोनों कितना प्राउड करेंगे जब
हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे रिलेटिविटी पे जिस पे काम कर रहे थे, जब उसका एक फाइनली कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन का मतलब है जब एक साइंटिस्ट किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो वो प्रोजेक्ट 2 दिन में ख़त्म नहीं हो जाता भाई, उसमें बहुत सारे उसे ट्रायल करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, फाइनली उसे उस कंक्लूजन में आना होता है कि जो थ्योरी दे रखे दुनिया के सामने वो बिल्कुल सही साबित हो। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जब हम जिस थ्योरी पे हम दोनों काम कर रहे हैं रिलेटिविटी पे, जब हम दोनों इसे रखेंगे दुनिया के सामने तो कितना ज़्यादा अच्छा मौका होगा वो दिन। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। सन 1900 में 21 साल की उम्र में अब वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो बन गए, मतलब ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड क्या होता है यार? अनएम्प्लॉयड होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई नौकरी पेशा ना हो। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। अब उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया? टीचिंग असिस्टेंट बन गए, मतलब पढ़ाना वढ़ाना शुरू कर दिया, प्राइवेट लेसन यानी ट्यूशन वगैरह भी देने शुरू कर दिए, और 1902 में उनकी एक जॉब लग गई। कौन सी जॉब लग गई? टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब यार आप पूछोगे पेटेंट क्या होता है? देखो यार, जैसे जिस आदमी ने सबसे पहले टीवी बनाया है ना, तो टीवी बनाने का जो नाम जुड़ गया वो उसके साथ जुड़ गया। अब चाहे भाई साहब आप एलसीडी बना लो, कोई एलईडी बना दे, कोई छोटी बना दे, कोई बड़ी बना दे, लेकिन उसकी जो इन्वेंशन का जो पेटेंट नेम है ना वो उसी के साथ जुड़ गया जिसने वो बनाया था। तो समझ लो मेरी बात, जब कोई आदमी किसी चीज़ को डिस्कवर करता है तो उसे उसका पेटेंट लेना पड़ता है, मतलब आगे चल के चाहे उसमें कुछ भी हो। मैंने हलवा, जिस आदमी ने सूजी का हलवा बना दिया पहली बार, तो भैया वो जो डिश है ना वो पेटेंट हो गई उसकी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आइंस्टाइन अब क्या हुआ? वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर्स पीपल्स इन्वेंशन। अब देखो जो पेटेंट ऑफिस है वो, उस पेटेंट ऑफिस का काम क्या था? जैसे मैं गया पेटेंट ऑफिस में, मैंने कहा भाई साहब मैंने ये डिस्कवरी करी है, इस डिस्कवरी को देख लो, तो लोग, वो ऑफिस क्या करेगा? उसे चेक करेगा कि आदमी जो बात कह रहा है सही कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और की डिस्कवरी हो और उसे मतलब उस पर अपना नाम डाल रहा हो। और डिस्कवरी करने के बाद उसे वो पेपर्स मिल जाते थे कि इस काम को मैंने किया है, ये सबसे पहली बार। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब वो दूसरे लोगों की इन्वेंशंस को देखते थे, जांच पड़ताल करते थे, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो कहीं ना कहीं जब भी उन्हें खाली टाइम मिलता था अपने आइडियाज़ पे, अपनी थ्योरी पे वो सीक्रेटली काम कर रहे थे। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट अ वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और ये कहा जाता है कि वो मजाक मजाक में ये कहते थे कि उनकी जो डेस्क है, उनकी जो जहाँ पे वो काम करते थे, वो उसे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे। इस बात का मतलब समझो। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी डेस्क पे अपने फिजिक्स से रिलेटेड, अपनी इन्वेंशन से रिलेटेड, अपनी डिस्कवरी से रिलेटेड जिस चीज़ पे वो काम, इतने कागज़ भर रखे थे कि उसे वो पूरा ब्यूरो कहते थे। समझ आ रही है मेरी बात? आगे चलो। वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। अब 1905 में उनकी ना एक स्पेशल थ्योरी आई रिलेटिविटी की, और जिसमें उन्होंने कहा कि टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि टाइम और जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है। अब देखो ये वाली बात आपको अब समझ में आएगी। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other। मतलब उन्होंने इसको कैसे समझाया कि उन्होंने कहा दो घड़ी हैं, दोनों में 5 बज रहे हैं, मान लो दोनों घड़ी को आपने ट्रैवल करवा दिया, मतलब दोनों सपोज करो दोनों को ट्रेन में रख दिया। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, एक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो वो कहते हैं कि जब ये दोनों 1 घंटे बाद वापस लाई जाएंगी तो दोनों में टाइम का थोड़ा सा फ़र्क होगा। दोनों ने स्पीड, आई मीन जो डिस्टेंस है हो सकता है वो बराबर चली हो, लेकिन दोनों में टाइम का फ़र्क आएगा। ये वाली बात उन्होंने कही। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और यहीं से उन्होंने जो आपने इक्वेशन ये पढ़ी होगी बहुत फेमस, E = mc² उन्होंने निकाली। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास यानी वजन, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम क्या होता है यार? वैक्यूम आपके साइंस टीचर ने आपको बताया होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई एयर वगैरह नहीं होती, वैक्यूम होता है। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन का
देखो जब आदमी प्यार में होता है ना तो इस तरह की बातें लिखता है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. हम आइंस्टाइन कहते हैं कि यार अगर तुम सुंदर सी एक भाई साहब ज़बरदस्त लड़की के साथ बैठ जाओ, 2 घंटे भी ऐसे लगते हैं कि भाई है अभी तक केवल 2 ही मिनट हुए हैं और बैठ जाता। लेकिन अगर तुम किसी गर्म हॉट स्टोव पे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए और तुम्हारी तस्रीर जल जाए तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे 2 घंटे हो गए हो। यानी कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है। और यही रिलेटिविटी है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब एक तरफ जो आइंस्टाइन थे वो फिजिक्स की बहुत गहरी गहरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, प्राइवेट लाइफ का मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उनकी वाइफ के साथ, वो कैसी थी, अनरेवलिंग का मतलब बड़ी उसमें उथल पुथल मच रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। एल्बर्ट चाहते थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड यानी मिलेवा से बस अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या कर लूँ, शादी कर लूँ, लेकिन उनकी जो मम्मी थी वो राजी नहीं थी इस बात के लिए। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। उसे लगा उनकी मम्मी को ये लड़की जो है मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है, कब्जे में कर लेगी मेरे लौंडे को और रख लेगी अपना बना के। तो इस वाली जैसे जो इंडियन लेडीज़ होती हैं वो डरती हैं, तो ऐसी उन्हें उसके मन में भी ये था कि वो जो बहुत बड़ी है मेरे लड़के से। शी वॉज ऑल्सो बदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। और उसे एक और चीज़ का डर लगता था उनकी मम्मी को कि यार एक तो यार ये अपना लड़का ही ऐसा दिन भर किताबों में लगा रहता है और फिजिक्स और ये सब, और ये लड़की और ऐसी ले आएगा इतनी पढ़ी लिखी तो मेरे तो पाँव दबा लिए इनने। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. उसकी मम्मी ने कहा कि बेटे तू ही किताबी कीड़ा है और उसे भी ले आएगा तो क्या कौन हमारा ध्यान रखेगा हैं। अब आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। आइंस्टाइन ने थोड़े टाइम के लिए शादी टाल दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। वाह, लेकिन फिर भी देखो कहते हैं ना कि भैया प्यार तो प्यार है भैया, अपनी फिजिक्स तो चलती रहेगी। तो उन्होंने 1903 में दोनों ने शादी कर ली और 2 लड़के भी हो गए। वाह क्या बात है। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। लेकिन कुछ सालों बाद शादी में परेशानी आने लगी। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। जो मिलेवा थी वो कहती होगी कि पहले तो बहुत बड़े लेटर लिखते थे, मुझे बड़ा प्यार करते थे, अब बस इनमें ही लगे रहते हो। तो कहीं ना कहीं उन दोनों में तकरार होने लगी और उनका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन का मतलब होता है, जो पहले वो पढ़ी लिखी वैसी बातें करती थी और पढ़ने लिखने और इन्वेंशन में ध्यान लेती थी, अब वो हाउसवाइफ बन चुकी थी तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। और कई साल लड़ाई होने के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने फाइनली 1919 में क्या कर लिया, डिवोर्स कर लिया, तलाक हो गया। अभी आपको पता होगा मलाइका अरोड़ा ने और अपने अरबाज भाई साहब ने, अरबाज खान जी ने भी, उन्होंने भी वो कर लिया है ना। अरबाज खान अपनी लिए बैठे हैं, लड़की नहीं, और मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर के साथ घूम रही हैं इन दिनों, है ना। ऐसी भाई साहब ये। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने कही अच्छा बेटा डिवोर्स हो गया, ले बेटा उसी साल अपनी कजिन से एल्सा से शादी कर ली, शाबाश। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। अब देखो उधर डिवोर्स हो गया, दोबारा शादी हो गई, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा किया जो जिससे वो वर्ल्ड फेम का मतलब है पूरे संसार में उनकी ख्याति फैल गई। क्या हुआ वो अब पढ़ेंगे। इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी दी रिलेटिविटी की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और उन्होंने ग्रेविटी की एक नई परिभाषा दी। ग्रेविटी तो आप समझते हो, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट द प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और जब सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण आया 1919 में, तो उन्होंने जो 4 साल पहले जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही साबित हो गई। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस वाले पॉइंट को यार बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। अब आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखो भाई इसका, आइंस्टाइन का, कि उन्होंने एडवांस में ही ये पता कर लिया था कि आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एक्सटेंट टू विच, कितने एक्सटेंट तक लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, जो लाइट है तारों से, वुड बी डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड का मतलब है
थोड़ा सा रास्ता बदल लेना। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो 9th 10th में लाइट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वो इस बात को समझ रहे होंगे। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से लाइट कितने एंगल और डिफ्लेक्ट करेगी, ये वाली बात उन्होंने एडवांस में बता दी थी। लेकिन जब 1919 में जब इक्लिप्स हुआ, सोलर इक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण लगा, तब ये वाली बात और प्रूफ हो गई। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और भाई साहब वो तो फिर आपको पता ही है, जब कोई आदमी इस तरह का काम कर दे, जो उस टाइम के न्यूज़पेपर चल रहे थे, फिर तो उसमें आइंस्टाइन ही आइंस्टाइन हो गई और उनके इस काम को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन माना गया। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। और 1921 के लिए देखो सबसे बड़ा प्राइज़ मिलता है, जो 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। और पूरे दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिले, है ना, हर जगह से उनके लिए कॉल आई कि सर आओ आओ आओ। आओ का मतलब है आओ कोई लेक्चर वगैरह दो। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस का मतलब है कि दुनिया भर की मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में वो छा गए। अब यार आजकल की तरह व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो चल नहीं रहा था कि उस पर आ जाएं। अब आगे देखो, When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. अब जो नाजीज का जो कमांडर था कौन था? एडोल्फ हिटलर। जब ये जर्मनी में पावर में आए तो आइंस्टाइन ने अपनी जगह को, यानी जर्मन को छोड़ के वो कहाँ आ गया? एमिग्रेटेड का मतलब है एक जगह को पूरी तरह से छोड़ देना, और यूनाइटेड स्टेट्स में वो यूएस में आके सेटल हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. अब 5 साल बाद बर्लिन में क्या हुआ? नाजीज ने क्या किया? न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी कर ली, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या बना लिया? एटॉमिक बम बना लिया। जिसकी वजह से ये जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, वो सब सख्ते में आ गए कि भाई साहब अब पहले एक तो ये इतने जुल्म कर रहे थे, अब इन्होंने यार एटम बम और बना लिया, अब तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। और काफ़ी सारे साइंटिस्ट तो ऑलरेडी फासिज्म की वजह से भाग चुके थे। अब यार फासिज्म क्या है? देखो भाई, जर्मन से वो छोड़ के यूएस में सेटल हो गए एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप चालू हो गई थी। मतलब जो एडोल्फ हिटलर वगैरह वो सब अपनी अपनी चलाने लगे कि भैया यहाँ रहोगे तो हमारी सुनोगे बस। तो फासिज्म की वजह से, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड यूज एन एटम बम। और अब उन सबको डर लगता था कि नाजीज ने, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन वाली प्रोसेस सीख ली है, अब वो कभी भी एटम बम बना के कुछ भी गलत कर सकते हैं, मतलब तबाही मचा सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब एक कलीग ने उसे समझाया कि यार तुम तो यार जाने माने वो हो और फेमस भी हो, तो तुम ऐसा करो यार, एक लेटर लिख दो अमेरिका के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रूजवेल्ट जो थे, और उन्होंने उसमें लेटर में लिखा कि भाई साहब ये जो बम है जो जर्मन वालों ने बना लिया है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, अगर इसे किसी पोर्ट पे, किसी बंदरगाह पे फोड़ दिया जाए तो वहाँ तो ख़राब कर ही देगा, वहाँ तो तहस नहस कर ही देगा, प्लस जो आसपास के जो एरिया होंगे ना उन्हें भी मिटा देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, मतलब उसके वर्ड्स का पूरा असर हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब अमेरिकन्स तो आप जानते हो कि भैया उन्हें तो बस ये लगता है कि सुपर पावर बस हम बन जाएं, तो उन्होंने चुपचाप उन्होंने अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट से उन्होंने खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इन ऑन जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने क्या किया? जापान की 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 पे बम वो गिरा दिया। आपको पता ही होगा कि वो जो बम था वो अब तक का सबसे ज़्यादा तबाही लाने वाला बम था। और शायद आपको मैं बता दूं कि वो जो बम से जो इतनी भी जो हार्मफुल रेज वगैरह निकलती हैं, आज तक ये बताया जाता है कि लोग वहाँ लंगड़े लूले अपंग पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ दोज रेज। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाई द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ये जो विनाश हुआ उसका उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक और लेटर लिखा। क्या? इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब है
कि यार आगे से ऐसा ना हो कि पिछली बार क्या किया, अमेरिका ने बम डाल दिया, आगे से जब भी कुछ भी इस तरह का कोई बड़ा स्टेप लेना होगा तो देश आपस में मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके शांति प्रस्तावना रखेंगे कि नहीं यार बिना लड़ाई झगड़े के ही काम चल जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब जो उन्होंने पिछला लेटर लिखा था उसका तो असर पड़ा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आने वाले जो अगले जो 10 साल आए उसमें वो पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब देखो एक वर्ड आया आर्म्स, ARMS। वैसे आर्म का मतलब आपको तो सिखाया हैंड, भुजा, यहाँ पे आर्म्स का मतलब है हथियार। तो वो इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देने लगे कि जितने भी ये हथियार वगैरह बन रहे हैं ये ना बने, कम से कम बने, और इनका जो यूज़ हो वो भी कम से कम हो। और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ किया एज ए कैंपेन। अब देखो आपने देखा होगा कि नवरत्न तेल का ऐड बेचने आते हैं अमिताभ बच्चन, क्यों? अब ये बताओ, अगर मैं बेचने आ जाऊंगा तो नवरत्न तेल नहीं बिकेगा क्या? ओबियसली बात है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है वो मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो सुपरस्टार हैं, शहंशाह हैं बॉलीवुड के। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ किया आइंस्टाइन ने कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, कि यार ये सब इसमें लड़ाईबाजी में कुछ नहीं रखा। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब वो 76 साल की एज में 1955 में एक्सपायर हुए, मरे, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो उनको सेलिब्रेट किया गया, मतलब उन्हें याद किया गया एज ए विजनरी। अब देखो विजनरी कौन होता है? विजनरी होता है एक ऐसा इंसान जो आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर सकता है। आने वाले, जैसे उन्होंने याद करो पहले रिलेटिवली थ्योरी में बता दिया था कि 4 साल बाद ऐसा होगा, ऐसा, और ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीजन होता है एक ऐसा इंसान जो पूरे संसार से प्यार करे, उसे केवल किसी पर्टिकुलर अपनी कंट्री से, अपने लोगों से प्यार नहीं है। वो क्या चाहते थे? हर जगह पीस हो, हर जगह शांति हो। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। अब साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, तो मतलब खाली उन्हें साइंटिस्ट के रूप में नहीं याद किया गया, साइंटिस्ट के रूप में के साथ साथ उन्हें विजनरी की फॉर्म में और एज अ वर्ल्ड सिटीजन की फॉर्म में उन्हें याद किया गया। तो यार यहाँ पे हो जाता है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बहुत सारे लोग, आप लोग मांग रहे थे इस चैप्टर को, तो लो यार, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बना दिया है। आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।